नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि आपका वेक्टर चैप्टर है। और ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप सेंट्रल लेवल पर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपका ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। आपको 11th-12th का वेक्टर का जो चैप्टर है ये आपको करना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आपका वहां पर भी पूछ लिया जाता है। और अगर हम एस्टेट पीजीटी की बात करें तो वहां पर भी जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रोमिका भार्गव जब आप सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वो आप जरूर ज्वाइन करना। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बेसिक डेफिनेशंस मैं आपको करवाऊंगी। आपको जो है वो बेसिक डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ये इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस है ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आती है स्केलर। तो देखिए स्केलर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। क्या कहती है डेफिनेशन कि अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, वो आपके पास स्केलर होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर एंड डेंसिटी। ये सारे आपके पास जो है वो इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती है। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। तो आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्केलर होता क्या है। तो स्केलर आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो आपके पास स्केलर होता है। अगर हम यहाँ पर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है कि अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एंड वेट। ये सारे आपके पास जो एग्जाम्पल है इनके पास जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। क्लियर है। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास बेसिक डेफिनेशन थी, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अगर हम बात करें आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, कि हम वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम वेक्टर को किस तरीके से नोटेशन देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं जो है वो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लेती हूँ और ये लाइन सेगमेंट जो है वो आगे की तरफ भी जो है वो यहाँ पर जा रही है। ठीक है। तो ये जो आपके पास ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन पर जो है वो मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया। मान लीजिए ये जो है वो ए पॉइंट है और ये जो है वो बी पॉइंट है। ठीक है। और ये जो आपके पास ये आगे जो लाइन है इसी पर हमने यहाँ पर ये ए बी वेक्टर लिया है, जिसको हम इस तरीके से जो है वो नोटेशन देंगे। जब हम वेक्टर को नोटेशन देते हैं वो इस तरीके से नोटेशन देते हैं। ये आपकी ए बी लाइन सेगमेंट है, इस पर हमने यहाँ पर एरो का साइन जो है वो लगा दिया, तो ये आपके पास ए बी वेक्टर हम इसको बोलेंगे। और ये जो आपके पास पूरी लाइन होती है, इस लाइन पर हमने यहाँ पर ए बी पॉइंट लिया है, तो ये आपके पास लाइन ऑफ सपोर्ट होता है। ये क्या होता है, ये लाइन ऑफ सपोर्ट होता है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं। और एक लाइन ऑफ सपोर्ट पर आपके पास और भी वेक्टर हो सकते हैं। जैसे ये आपके पास एक लाइन है, इस लाइन पर आपके पास मान लीजिए आगे भी जा रही है और इस लाइन ऑफ सपोर्ट पर मेरे पास मान लीजिए ये सी और डी, ये लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पर दिया, तो ये सी डी वेक्टर भी जो है वो इसी लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर ही है। क्लियर है। तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ सपोर्ट पर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सच एज ए बी वेक्टर। ये जो है वो आपके पास क्या है, ए बी वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर के थ्रू जो है वो हम इसको नोटेशन देते हैं। और बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर विद एन एरो के साथ भी जो है वो हम इसको नोटेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो हम सिंगल स्मॉल लेटर के ऊपर जो है वो एरो का साइन लगाकर भी जो है वो हम वेक्टर को नोटेशन दे सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, जैसे आपके पास ए बी वेक्टर है, इस ए बी वेक्टर का जब हम मॉडुलस वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, जब हम ए बी वेक्टर की मॉडुलस वैल्यू निकाल देते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास ए बी वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, मेरे पास मान लीजिए ए बी वेक्टर इस तरीके से है कि ए वन आई कैप प्लस में बी वन जे कैप प्लस में सी वन के कैप। ठीक है। ये मेरे पास मान लीजिए ए बी वेक्टर जो है वो दे रखा है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालूंगी, अंडर रूट ऑफ ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर।
तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे ही हमारे पास ए बी वेक्टर होता है, इस ए बी वेक्टर का हम यहाँ पर मॉडुलस निकाल देते हैं। मॉडुलस हम किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वायर करके उसका अंडर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास मॉडुलस वैल्यू आ जाती है, ये आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम इस तरीके से जो है वो मेजर करते हैं। और आपके पास मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है, ये आपके पास लेंथ ही होती है। ठीक है, हम ए और बी पॉइंट के बीच की लेंथ को ही मेजर करते हैं, वो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर आता है। और टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है ये सभी आपके पास वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, ये सभी टाइप्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और इनकी भी बेसिक डेफिनेशन जो है ये आपको आनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट जो है वो आपके पास है यहाँ पर जीरो वेक्टर। तो देखिए फर्स्ट डेफिनेशन है जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर में आपके पास जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं वो आपके पास जीरो आता है, तो वो आपके पास जीरो वेक्टर होता है। देखिए यहाँ पर जैसे हम हमारे पास ये जो जीरो वेक्टर जो है ये आपका, जैसे हमने यहाँ पर 3 डायमेंशनल में ले रखा है, तो ये आपके पास वेक्टर के अंदर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, जो हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड जीरो मैग्नीट्यूड होता है तो वहां पर जो है वो आपके पास जीरो वेक्टर होता है। यही आपके पास डेफिनेशन होती है जीरो वेक्टर की। और जीरो वेक्टर को हम इसी तरीके से जो है वो नोटेशन देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जीरो के ऊपर जो है वो आपके पास यहाँ पर एरो का सिंबल आपको मिलेगा, ये आपका जीरो वेक्टर होता है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड है आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास 1 होता है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ये आपके पास ए वेक्टर है। ये जो ए वेक्टर है इसको जब मैं यहाँ पर इस तरीके से नोटेशन देती हूँ ए कैप, तो ये जो ए कैप होता है ये आपका यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता है। ये ए कैप क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर जैसे ए कैप है, इसका अगर मॉडुलस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो वो आपके पास 1 होती है। ये भी क्या होती है, ए कैप का मैग्नीट्यूड जो होता है, ए कैप का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये कई बार क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपकी यूज हो जाती है। तो ए कैप मोड जो होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है ये देख लीजिए कि वेक्टर्स दैट हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, कि मैग्नीट्यूड 1 होगा वो क्या होगा, आपका यूनिट वेक्टर होगा। डिनोटेड बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए कैप से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको जो ऊपर जो आपके पास यहाँ पर ये सिंबल होता है इसको हम कैप बोलते हैं। तो ए कैप से जो है वो हम इसको नोटेशन देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर्स। और ये जो आपके पास ए कैप होता है इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी जो है वो बोला जाता है। ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर्स होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज 1। यही मैंने आपको बताया कि जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? और आपके पास यहाँ पर ये जो ए कैप होता है, ये जो ए कैप होता है जो यूनिट वेक्टर होता है, ये एक्चुअल में होता क्या, ये आपके पास डायरेक्शन ही होती है। ठीक है, ये क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होती है, जिसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ए कैप का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ए कैप आपके पास क्या होता है, ये डायरेक्शन ही होती है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि डायरेक्शन जो होती है वो एक्चुअल में आपके पास यूनिट वेक्टर ही होता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने यहाँ पर दो जो है वो टाइप किए हैं। एक आपका जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, वो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट आता है वो है आपके पास को इनिशियल वेक्टर। थर्ड जो टाइप है वो आपके पास है को इनिशियल वेक्टर। तो देखिए को इनिशियल वेक्टर क्या होता है कि जब आपके पास इनिशियल जो पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेरे पास जो है वो लाइन सेगमेंट है, इसमें ये ए पॉइंट हमने लिया, ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है। ये जो ए है ये आपका क्या है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। क्या है ये आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है, ये आपका यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है। और ये जो बी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। क्या है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। अब यहाँ पर जैसे ये लाइन जो है वो आपकी आगे भी जो है वो इस तरीके से चलती है। ठीक है, ये लाइन आपकी इस तरीके से होती है, तो ये आपका क्या होता है, ये लाइन ऑफ सपोर्ट होती है। ये क्या होती है, लाइन ऑफ सपोर्ट होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्लियर है? अब देखिए जब आपके पास जैसे यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ए है, तो अगर इस इनिशियल पॉइंट ए से मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट ओ ले रही हूँ,
इसी इनिशियल पॉइंट से आपके पास ए वेक्टर जा रहा है, इसी से आपका बी वेक्टर जा रहा है और इसी से आपका सी वेक्टर जा रहा है। तो जब आपके पास सिर्फ एक ही इनिशियल पॉइंट हो और आपके पास यहाँ पर वेक्टर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओ ए वेक्टर है, फिर आपका यहाँ पर ओ बी वेक्टर है, फिर आपका यहाँ पर ओ सी वेक्टर है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट आपका सिर्फ एक ही है जो कि ओ है। तो यहाँ पर जब आपके पास किन्हीं भी एक से ज्यादा वेक्टर्स के अंदर आपका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम हो, तो वो आपका क्या होता है, वो को इनिशियल वेक्टर जो है वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे वेक्टर आपके क्या है, ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वेक्टर्स दैट हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, कि जब आपके पास सेम इनिशियल पॉइंट्स हो तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ आपके पास टाइप है नेगेटिव वेक्टर, कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर, कि एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर है मेरे पास, मैंने यहाँ पर इनको स्मॉल सिंगल लेटर से जो है वो इनको डिनोट किया है। तो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम नेगेटिव कब बोलेंगे, ये ए वेक्टर बी का नेगेटिव कब होगा, बी ए का नेगेटिव कब होगा। तो देखिए आपके पास इनकी जो मॉडुलस वैल्यू होती है, जैसे अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो तो यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन जो होती है वो आपकी अपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो जब आपके पास मैग्नीट्यूड तो सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वो आपके पास, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपके पास जो है वो ए वेक्टर है और इस साइड यहाँ पर ये जो है वो आपका बी वेक्टर है, तो ये जो है वो आपके पास इस साइड से डायरेक्शन जा रही है, आपकी इस साइड डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये बी वेक्टर जो है वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होगा। ठीक है, या फिर आप ए वेक्टर को नेगेटिव बी वेक्टर आप बोल सकते हो। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। तो ए जो है वो बी का नेगेटिव वेक्टर, बी ए का नेगेटिव वेक्टर है। तो इस तरीके से ये आपका नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। यही हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो नेगेटिव वेक्टर होता है उनका जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो वो तो दोनों सेम ही आएगा, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर ए बी का नेगेटिव वेक्टर हो जाता है और बी जो है वो ए का नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपकी डेफिनेशन होती है नेगेटिव वेक्टर की। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ आपके पास पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में आपके पास यहाँ पर आता है इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर, कि दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, इफ दे हैव द सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर ले रही हूँ, इसका मतलब दोनों का यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। फिर कह रहा द सेम और पैरेलल सपोर्ट, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि ये आपके पास जैसे ए बी वेक्टर है और इसी लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक सी डी वेक्टर भी है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये सी डी वेक्टर भी है। तो ये जो है वो आपके पास ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर जो है ये सेम ही लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर है। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो सेकंड पॉइंट हो जाता है जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तब। उसके बाद यहाँ पर थर्ड दे रखा है कि द सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब क्या है कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलोगे, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल या फिर सेम हो, और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये तीन पॉइंट जब आपके यहाँ पर दो वेक्टर्स फॉलो कर देते हैं तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, इक्वल वेक्टर है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि इक्वल वेक्टर्स कब होंगे, जब आपके पास सेम लेंथ होगी, सेम और पैरेलल सपोर्ट होगा और सेम सेंस यानी कि सेम डायरेक्शन होगी, तो दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट सिक्स्थ आपके पास टाइप आता है लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जब आपके पास दो वेक्टर्स गिवन होते हैं और दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अगर सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, तो हम उनको लाइक वेक्टर्स बोलेंगे। और डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी कि एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है, तो आपके पास डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, अनलाइक वेक्टर्स होगा। डेफिनेशन में भी हमने यही लिख रखा है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक, कि दो वेक्टर्स आपके लाइक होंगे इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, कि अगर उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो वो क्या होंगे, लाइक वेक्टर्स होंगे। एंड अनलाइक होंगे इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, अगर उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी तो वो आपके अनलाइक वेक्टर्स होंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पीछे आपको बताया इक्वल वेक्टर्स का, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक नोट आप डाल लीजिए। नोट क्या है
हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनमें इक्वल वेक्टर्स में हमने यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट पढ़ा कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और लाइक वेक्टर में भी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो डायरेक्शन होती है वो दो वेक्टर्स की सेम होती है, तो वो आपके लाइक वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इक्वल वेक्टर आर ऑलवेज लाइक वेक्टर, कि जो इक्वल वेक्टर होते हैं वो आपके यहाँ पर ऑलवेज लाइक वेक्टर होते हैं। कि अगर आपको दे रखी है कि दो वेक्टर जो है वो आपके इक्वल वेक्टर है, तो अगर वो इक्वल वेक्टर है तो वो लाइक वेक्टर ही होंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर में एक पॉइंट आता है आपका सेम डायरेक्शन का। तो लाइक वेक्टर यही कहता है कि जिनकी डायरेक्शन सेम होती है वो आपके लाइक वेक्टर होते हैं। तो जो इक्वल वेक्टर होंगे वो आपके ऑलवेज लाइक वेक्टर होंगे। बट लेकिन अगर आपके लाइक वेक्टर हैं, अगर लाइक वेक्टर हैं, लाइक वेक्टर्स may or may not be इक्वल वेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास इक्वल वेक्टर हमेशा ही लाइक वेक्टर होंगे, लेकिन अगर लाइक वेक्टर है तो वो आपके इक्वल वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नोट में जो है वो आपको डाल लेना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है यहाँ पर पैरेलल वेक्टर्स। तो देखिए पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स, कि दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम बोलेंगे कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी, बट नॉट नेसेसरली द सेम मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वो आपके पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या फिर ना हो, लेकिन जो आपकी डायरेक्शन होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो आपके पास क्या होते हैं, वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर 8th नंबर जो टाइप आता है वो है आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है कि जब आपके पास जो इनिशियल पॉइंट होता है वो जब फिक्स्ड होता है, इनिशियल पॉइंट जब फिक्स्ड होता है, कि जब आपके पास फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो तो वो आपका वेक्टर क्या कहलाता है, लोकलाइज्ड वेक्टर्स कहलाते हैं। A vector having a fixed initial point is called a localized vector। एक आपके पास होता है localized vector और दूसरा होता है आपके पास free vector। localized vector और free vector में क्या डिफरेंस होता है कि जब आपके पास जो इनिशियल पॉइंट होता है वो अगर फिक्स हो जाए, तो अगर फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होगा तो आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर होगा, और जब आपके पास जो इनिशियल पॉइंट है वो आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हो, तो वो आपका वहां पर फ्री वेक्टर हो जाता है। वहां पर आपका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है। तो जब आपके पास इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है तो वहां पर आपका फ्री वेक्टर कहलाता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो फ्री वेक्टर की ही डेफिनेशन है। ये कहता है कि वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, कि जब आपके पास इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है तो वहां पर आपका फ्री वेक्टर होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपके पास यहाँ पर कोप्लेनर वेक्टर्स की। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स, कि दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, कि वो या तो सेम प्लेन के अंदर लाई करने चाहिए या फिर वो दोनों वेक्टर्स जो है वो किसी सेम प्लेन के पैरेलल होने चाहिए, तो वो आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर 11th जो आपके पास टाइप आता है वो है आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स, कि दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे कि ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं इफ दे हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट। जैसे मैंने आपको वही बताया था कि आपके पास मान लीजिए ये जो है वो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम ए बी वेक्टर से नोटेशन देते हैं, ये आपके पास ए बी वेक्टर हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से आगे जा रहा है। अभी मान लीजिए इसी लाइन पर आपके पास एक और जो है वो सी डी वेक्टर है। ठीक है, ये जो है वो सी डी वेक्टर है, तो ये सी डी वेक्टर जो है वो इसी सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर ही जो है वो लाई कर रहा है। तो जब आपके पास दो वेक्टर की जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो क्या हो, सेम हो, कि वहां पर कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो बन जाते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, मानना है मैं नोट के अंदर जो है वो डाल देती हूँ। नोट क्या है कि मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स है, लेट ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स।
कि अगर आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स अगर आपके पास है, 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स जो है वो आपके कोलिनियर होंगे, बी कोलिनियर। इन 3 पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। इफ अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए मैं ए बी वेक्टर निकाल रही हूं, तो ए बी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम ऑफ बी सी वेक्टर अगर आ जाएगा, ठीक है, ए बी वेक्टर इक्वल आ जाए लैम्डा टाइप ऑफ बी सी वेक्टर, तो ये पास यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो जब ए वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट में आ जाए तो वो आपके कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ए बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी सी वेक्टर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट आता है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। इसमें आपके पास यहाँ पर लॉ आते हैं, एक आपका ट्रायंगल लॉ होता है, एक आपका यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये वेक्टर है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एक वेक्टर है जिसको मैं यहाँ पर ए वेक्टर से जो है वो इसको नाम दे देती हूँ, ये मेरे पास ए है, ए वेक्टर है। और ये मान लीजिए एक दूसरा मेरे पास वेक्टर है जिसको मैं यहाँ पर बी वेक्टर से नाम दे रही हूँ। अगर हम यहाँ पर स्मॉल लेते हैं तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये स्मॉल बी वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर हम स्मॉल लेटर से जो है वो इनको नोटेशन दे देते हैं, स्मॉल लेटर से। तो ये मेरे पास क्या है, ये पॉइंट मान लेती हूँ, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, और इसको यहाँ ये ए वेक्टर है और ये जो है वो आपका यहाँ पर बी वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास ट्रायंगल लॉ जब लगता है तो वहां पर क्या होता है कि ये जो ए वेक्टर है इसका यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए हेड है, ये जो है ये आपका यहाँ पर क्या है, ये मैं मान लेती हूँ ये आपका यहाँ पर हेड है और ये जो है ये टेल है, ठीक है, हेड और टेल। तो देखिए इसका हेड जैसे यहाँ पर ये जो ए वेक्टर जो है ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये जो वेक्टर है जिसको मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है मैं ओ मान लेती हूँ, तो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका ये जो टेल है और फिर दूसरा जो वेक्टर है इसकी जो यहाँ पर ये जो हेड है ये इस टेल के साथ जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो है वो इस तरीके से मैंने ये वेक्टर जो है यहाँ पर लगा दिया, ये मेरे पास क्या पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो यहाँ पर ये बी वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन आपकी इस तरीके से है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओ ए वेक्टर है जिसको मैंने ए वेक्टर से नोटेशन दी है, इसकी यहाँ पर ये टेल और उसका हेड जब हमने यहाँ पर ये इस तरीके से इनको जोड़ा तो ये मेरे पास इस तरीके से इन वेक्टर्स को मैंने यहाँ पर रखा। फिर यहाँ पर जो ये ओ बी वेक्टर है, ये जो ओ बी वेक्टर है ये आपका इस तरीके से आएगा। इनकी जो डायरेक्शन है इनके अपोजिट डायरेक्शन होती है आपके पास यहाँ पर ये जो ओ बी वेक्टर हम निकालते हैं, और ये जो ओ बी वेक्टर होता है ये आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ट्रायंगल लॉ जो है वो आपका यहाँ पर होता है। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है ओ ए वेक्टर, मैंने यहाँ पर जैसे लिखा वैसे ही बता रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल हो जाता है आपका यहाँ पर ओ बी वेक्टर, ठीक है। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा ओ बी वेक्टर। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल लॉ जो है वो आपका यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो जैसे यहाँ पर इन्होंने ले रखा है, ये जैसे ओ पी वेक्टर यहाँ पर लिया, ये मेरा ए वेक्टर था, और यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर अगर मैं इसको हेड में लेके चलती हूँ तो ये इसकी टेल हो जाएगी। तो ये जो टेल है इस टेल से ये बी वेक्टर जो है इसका हेड यहाँ पर जो है वो इनको जोड़ा गया, तो इस तरीके से बी वेक्टर लिया। तो ये जो आपका यहाँ पर रिजल्टेंट जो आता है ये जो कि आपका पी आर है, ये पी आर आपका क्या होता है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख रखी है कि द लॉ स्टेट्स दैट इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स, कि जब आपके पास यहाँ पर दो साइड्स जो होती है ट्रायंगल की वो अगर रिप्रेजेंट कर रही हैं दो वेक्टर्स को, जैसे यहाँ पर ये एक साइड है जिस जो ए वेक्टर है, ये दूसरी साइड है जो बी वेक्टर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है दो वेक्टर्स को। कौन रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रायंगल की जो साइड है वो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिन बोथ जो कि आपके पास जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी इन द सेम ऑर्डर, कि सेम ऑर्डर में होती है। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि ओ ए वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन ये है, फिर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास ये है, तो मतलब दोनों की यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है।
देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो थर्ड साइड है, जैसे यहाँ पर ये जो PR साइड है ये आपकी रिजल्टेंट साइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपका जो रिजल्टेंट साइड जो है ये आपका एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन ये आपका एक वेक्टर आता है, तो ये आपका रिजल्टेंट साइड आती है या रिजल्टेंट वेक्टर आप बोल सकते हो। तो ये जो दो साइड्स हैं जो कि दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनकी जो यहाँ पर मिलाने से जो आपके पास यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ये जो आपके पास थर्ड साइड है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। क्लियर है? तो यही जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेम ऑर्डर का मतलब है कि उनकी डायरेक्शन सेम है। देन द थर्ड साइड जो आपके पास यहाँ पर थर्ड साइड आती है जो कि यहाँ पर PR है और यहाँ जो है वो OB है। तो जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर, वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट वेक्टर को। यहाँ पर दो साइड्स हमने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट की, जब हमने यहाँ पर थर्ड साइड निकाली, जब हमने इनको मिलाया तो थर्ड साइड आई। ये थर्ड साइड क्या है? ये एक आपका वेक्टर ही आ रहा है, जो हम इसको क्या बोलेंगे, ये थर्ड साइड आपकी रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट वेक्टर को, जो कि आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है, इन दोनों साइड्स का जो सम होता है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्लियर है? यही आपका ट्रायंगल लॉ जो है वो आपको कहता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, जैसे वही सेम आपके पास यहाँ पर होता है। यहाँ पर जैसे ये A वेक्टर है और यहाँ पर ये B वेक्टर है। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास ये तो जैसे नॉर्मल है कि यहाँ पर थीटा आपको दिखा रखा है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जैसे ये B वेक्टर है, इसके पैरेलल यहाँ पर जो है वो B वेक्टर बनेगा, A वेक्टर के पैरेलल यहाँ पर A वेक्टर बनेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर एडिशन जो अभी लगाया हमने पीछे ट्रायंगल लॉ, तो ये मेरे पास A वेक्टर है और ये मेरे पास B वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर आएगा। तो यहाँ पर ये जो आपके पास डायगोनल आ गया इस पैरेललोग्राम का, ये क्या होता है? ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर होता है, तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ होता है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये सेकंड डायगोनल निकालेंगे तो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये आपका क्या होगा? ये आपके पास A वेक्टर माइनस B वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये डायगोनल जो है वो आपके पास क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, और हम ये डायगोनल निकालेंगे तो ये आपका A वेक्टर माइनस B वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स लगता है। जैसे यहाँ पर आपके पास अगर एक की डायरेक्शन आपके पास ये है और दूसरी डायरेक्शन अगर आपके पास ये है, तो ये मान लीजिए A वेक्टर है और ये आपके पास B वेक्टर है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो A वेक्टर प्लस ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस में B वेक्टर होगा, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। आप इस तरीके से भी इसको नोटेशन दे सकते हैं या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो ये जो आपका यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा ये आपका A वेक्टर माइनस B वेक्टर होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स है मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पर A वेक्टर एंड B वेक्टर से इसको नोटेशन दी है। तो लेट बी टू वेक्टर्स, तो मैंने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस अगर हम इनका निकालेंगे तो मैं यहाँ पर सीधा ही लिख रही हूँ। चलो, ये मेरे पास A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो A वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ B वेक्टर। क्लियर है? तो ये आपका डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर होता है, कॉमन सेंस है, ये आपको पता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं पॉलीगन लॉ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पॉलीगन लॉ की बात करूं, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ, यहाँ पर अगर हम पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है। तो देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन आपको क्या कहता है? मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एक O पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास A पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर A वेक्टर से नाम दे दिया। फिर मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए B पॉइंट जा रहा है, ये मेरे पास जो है वो B वेक्टर है। उसके बाद जो मान लीजिए यहाँ पर जो है वो C पॉइंट पे जा रहा है, जो कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो C वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो है वो मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे मेरे पास जो है वो ये साइड जा रही है D पर, ये मेरे पास जो है वो D वेक्टर है।
इसी तरीके से ये आगे भी जो है वो आपका यहाँ पर पॉलीगन बहुत सारी साइड्स बन सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको यहीं तक रखती हूँ। तो ये मेरे पास वापस इस पॉइंट पर आ गया, तो ये मेरे पास जो है वो क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये जो है लास्ट में जो साइड होती है वो आपकी रिजल्टेंट वेक्टर होगी। तो यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही यहाँ पर लगेगा। जैसे पहले हम इन दो साइड्स को लेंगे, फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, फिर आपके पास ये एक लाइन हो जाएगी, एक आपके पास ये बीसी वेक्टर हो जाएगा, फिर यहाँ से जो है ये आपका रिजल्टेंट होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाकर जो है वो यहाँ पर हम फाइनल जो है वो ओडी वेक्टर निकालेंगे। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ओडी वेक्टर इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस में आपके पास यहाँ पर होगा ए बी वेक्टर प्लस में होगा, प्लस में आपके पास होगा बीसी वेक्टर, फिर आपके पास यहाँ पर होगा सी डी वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर सभी साइड्स को जब हम यहाँ पर सम कर देंगे, ये साइड सभी को जब हम यहाँ पर इन वेक्टर्स को सम कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इन जनरल की बात करेंगे, तो इन जनरल में भी आपके पास सभी साइड्स जो है वो उनका सम जो है ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा। क्लियर है, तो ये आपका पॉलीगन लॉ होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर देखिए मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पर ओ नाम दिया है। इस ओ पॉइंट से मेरे पास जो है वो एक वेक्टर जा रहा है जो कि आपका यहाँ पर ए है, ये पॉइंट है ए, यानी कि ओ ए वेक्टर है मेरे पास। फिर जो है वो यहाँ पर बी पॉइंट पर जा रहा है, ये ओ बी वेक्टर है। तो यहाँ से जो है वो हम ओ ए वेक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन होंगे, यहाँ पर पॉइंट गिवन होंगे, तो हम यहाँ पर ओ ए वेक्टर निकाल सकते हैं, ओ बी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो ये जो ए बी वेक्टर है इसको भी जो है वो हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर ए बी जो है, ए बी वेक्टर जो है वो हम निकाल सकते हैं। वो हम किस तरीके से निकालेंगे, ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। ये आपके पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पीवीसी में इसको नोटेशन दे रही हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ जो बाद में जो पॉइंट होता है उस पॉइंट में से, बाद में बी है तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास यहाँ पर जो है वो एक फॉर्मूला ही आपका, आप ध्यान रखिए कि फॉर्मूला ही होता है। तो अगर हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए एक ट्रायंगल दे रखी है, ये ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हमें ए वेक्टर दे रखा है, ये बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें बी वेक्टर दे रखा है, ये हमारे पास सी पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें यहाँ पर स्मॉल सी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, बी वेक्टर, और इसमें से ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा। अगर मैं यहाँ पर बी सी वेक्टर निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ पर C में से B वाला सब्सट्रैक्ट करेंगे तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर AC वेक्टर निकालूंगी या फिर CA वेक्टर निकालूंगी, अगर आप यहाँ पर AC वेक्टर निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ C में से A का सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर C वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो पोजीशन वेक्टर्स निकालते हैं। क्लियर है, तो ये जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं आपके बीच में, ये जो है वो यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो पोजीशन वेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, उसके बाद देखिए पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी देखिए आपके पास यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से समझना है, सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो है ये पॉइंट्स जो अभी आपको बताऊंगी सारे आपके फॉर्मूले ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, वेक्टर की फॉर्म में हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला भी देखेंगे, और हम यहाँ पर इन सेंटर और सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, वो सभी चीजें जो है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम वेक्टर की फॉर्म में किस तरीके से पॉइंट्स को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास लाइन सेगमेंट है जो कि ए बी वेक्टर है, ये मान लीजिए ए बी वेक्टर है।
ये ए बी वेक्टर है। यहाँ पर जो है वो मान लीजिए मेरे पास ये जो ए है, ये जो ए है इसका यहाँ पर पोजीशन वेक्टर मुझे दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है, और ये जो बी पॉइंट्स है यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर मुझे दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में हम ए बी का डिस्टेंस जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका डिस्टेंस कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाता है, और मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से जो है वो निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ जो आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स होंगे उनका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे कि x1, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1 और ये दे रखा हमें x2 y2, तो हम वहां पर जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर फिर अंडर रूट होता था। तो मॉडुलस को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास मॉडुलस अंडर रूट ऑफ वही स्क्वायर वाली फॉर्म ही हमें यहाँ पर देता है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक एक पॉइंट ही ले रखा है, इनके जो पोजिशन वेक्टर होते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन होते हैं इनको हम पोजिशन वेक्टर बोलते हैं। तो ए पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हमें ए वेक्टर दे रखा है और बी का हमें बी वेक्टर दे रखा है, तो हम यहाँ पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड कर देंगे, तो ये हमारे पास ये जो है वो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स इस तरीके से दे रखे हो थ्री डायमेंशनल में, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास जो है वो x1 y1 और z1 पॉइंट हमें दे रखा है, और ये मेरे पास b पॉइंट है जो कि मुझे यहाँ पर x2 y2 और z2 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे जो है वो किस तरीके से जो है वो निकालना होगा, तो देखिए आपके पास यहाँ पर इन जनरल की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपके पास इस तरीके से, स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो आपके पास ये आई कैप, ये जो एक्स एक्सिस होती है आई कैप होता है, वाई एक्सिस जे कैप होता है, और ये जो है वो के कैप होता है, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, इस तरीके से हम यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो यहाँ पर लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूंगी, तो ए बी वेक्टर जब मैं निकालूंगी तो मेरे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप होगा, ठीक है। फिर प्लस में मेरे पास यहाँ पर होगा y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 j कैप होगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर होगा z2 माइनस में z1 k कैप होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ए बी वेक्टर का यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगी, ए बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड में यहाँ पर निकालूंगी, जो कि आपके पास यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस ही आ जाएगा, तो क्या आएगा, डिस्टेंस ए बी ही आएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जो आई जे और के कैप होते हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका हमें स्क्वायर करना होता है और सम करना होता है। तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में आपके पास हो जाएगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर प्लस में आपके पास हो जाएगा z2 माइनस में z1 का स्क्वायर। ये जो है वो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस आ जाता है। तो जब आपको इस तरीके से पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हो तो आपको इस तरीके से डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपका यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या कहता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट जो है ये पॉइंट, इसमें दो पॉइंट होंगे, एक आपके पास यहाँ पर इंटरनली डिवीजन होगा और एक आपका यहाँ पर एक्सटर्नली होगा। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है, ये जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर मुझे ए वेक्टर दे रखा है, ये बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमें एक पी पॉइंट दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर मैं आर वेक्टर ले रही हूँ, और ये जो पी पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट ए बी को जो है वो m/n में डिवाइड कर रहा है। तो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर इस पी पॉइंट के जो है वो पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर इसका जो पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किस तरीके से निकालोगे, वही सेम आपका यहाँ पर होगा, m की मल्टीप्लाई जो है वो बी वेक्टर के साथ होगी प्लस में n की मल्टीप्लाई जो है वो ए वेक्टर के साथ होगी, और अपॉन में यहाँ पर रेशियो का सम आ जाएगा, ठीक है। तो m प्लस n हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट है ये आपका यहाँ पर इंटरनली है, ये क्या है आपके पास यहाँ पर इंटरनली है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक्सटर्नली की, सेकंड पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर होगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो एक्सटर्नली में आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर मैं एक्सटर्नली की बात करूं तो यहाँ पर पी पॉइंट जो आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, यहाँ पर होगा m बी वेक्टर माइनस n ए वेक्टर, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। तो ये आपका एक्सटर्नली होता है और ये आपका यहाँ पर इंटरनली होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से जो है वो यहाँ पर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास गिवन है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो मिड पॉइंट अगर हमें निकालना, जैसे ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर
वेक्टर ए है, ये जो है वो मेरे पास बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास जो है वो बी है। ये जो एम जो है ये आपका मिड पॉइंट है, एम क्या है, ये आपका यहाँ पर मिड पॉइंट है। तो अगर मुझे यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना है तो जो मिड पॉइंट होगा एम, वो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो मिड पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर किस तरीके से आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2। तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, इसको भी जो है वो एम आर से मैं डिनोट कर रही हूँ, तो एम आर वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर गिवन होगा और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर गिवन होगा उनको ऐड करना है, अपॉन में 2 करना है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है कि वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आपके पास वेक्टर गिवन है, जैसे यहाँ पर जो है वो आपके पास ये ए पॉइंट है, ये मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है और ये जो है वो आपके पास बी वेक्टर है, और यहाँ पर जो है वो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर ये जो सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो सी पॉइंट है, अगर हमें यहाँ पर ये सी वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है और ये एंगल बाइसेक्ट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्ट यहाँ पर कर रहा है। ये ट्रायंगल मैंने इस तरीके से बनाई है, मान लीजिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये ए वेक्टर है जिसका हमें यहाँ पर जो है वो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये बी पॉइंट है जिसका हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, बी होगा ये, ठीक है, बी का पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है। यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर ये जो सी जो आपके पास मैंने नाम दे दिया, ये जो सी वेक्टर है, ये वेक्टर जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये जो ओ सी वेक्टर जो होगा, ये आपके पास क्या होगा, लैम्डा यहाँ पर होगा ए कैप प्लस बी कैप। ये जो है वो आपके पास यहाँ पर ये वेक्टर निकल के आ जाएगा, आप ये वेक्टर बोले या फिर आप ये इस तरीके से ये वेक्टर बोले, ये निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर ए कैप की बात करें तो लैम्डा आपके पास यहाँ पर जो है वो गिवन होता है लगभग लैम्डा की वैल्यू, और यहाँ पर ए वेक्टर हमें दे रखा, कैप की वैल्यू निकालेंगे तो ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर जो है ये बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। गिवन यहाँ पर कंडीशन आपको क्या गिवन होगी कि आपको 2 वेक्टर गिवन होंगे और एक एंगल बाइसेक्ट आपको यहाँ पर गिवन होगा कि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ पर ये जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ये वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो आपके पास इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है कि लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप, तो ये जो है वो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है, तो वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्ट ऑफ गिवन 2 वेक्टर्स, तो ये जो है वो आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। स्पेशल पॉइंट्स में आपके पास क्या आता है, स्पेशल पॉइंट्स में नंबर 1 पे आता है आपका यहाँ पर सेंट्रॉइड, ठीक है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं वेक्टर की फॉर्म में, तो मैं इसको जी वेक्टर से नोटेशन दे रही हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं ए बी और सी। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है और सी का यहाँ पर सी वेक्टर ले लिया। सेंट्रॉइड यहाँ पर ये जो है वो जी वेक्टर है, तो अगर मुझे यहाँ पर जी वेक्टर निकालना है तो सेंट्रॉइड आपका किस तरीके से बनता है, मीडियन से बनता है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में यहाँ पर जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास सेंट्रॉइड आ जाता है। क्लियर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड है आपके पास इन सेंटर जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, इन सेंटर को मैं आई वेक्टर से नोटेशन दे रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर ए वेक्टर है, ये बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो यहाँ पर बी वेक्टर है, और ये सी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर जो है वो सी पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर इसका इन सेंटर निकालेंगे तो जो इन सेंटर होता है वो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, ये जो आपके पास यहाँ पर ए पॉइंट है इसके सामने की जो साइड, इसको हम यहाँ पर स्मॉल ए से नाम दे देते हैं, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी, ये साइड्स आपके यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर जो आपके पास इन सेंटर होगा, ये जो इन सेंटर वेक्टर जो निकलेगा वो आपका यहाँ पर किस तरीके से निकलेगा, a इंटू ए वेक्टर हो जाएगा, a इंटू ए वेक्टर प्लस b इंटू बी वेक्टर प्लस में c इंटू सी वेक्टर, c इंटू सी वेक्टर हो जाएगा,
सी इंटू सी वेक्टर अपॉन में यहाँ पर तीनों साइड्स का सम हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास जो है वो इन सेंटर का जो है वो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन सेंटर में निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपके पास यहाँ पर आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, तो देखिए सरकम सेंटर हम किस तरीके से निकालते हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है आपका यहाँ पर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को जो है वो हम यहाँ पर ओ से नोटेशन देते हैं, ओ वेक्टर। सरकम सेंटर आप किस तरीके से निकालेंगे ये आपको यहाँ पर नोट करना है। सरकम सेंटर आप निकालोगे यहाँ पर साइन 2a ए वेक्टर प्लस में साइन 2b बी वेक्टर प्लस साइन 2c सी वेक्टर अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये फॉर्मूले जो है वो आपको यहाँ पर नोट करने हैं। क्वेश्चन करवाऊंगी वहां पर किस तरीके से अप्लाई होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट होता है आपका यहाँ पर ऑर्थो सेंटर। तो देखिए ऑर्थो सेंटर हम किस तरीके से निकालते हैं। ऑर्थो सेंटर, जो ऑर्थो सेंटर होता है उसको हम यहाँ पर एच से नोटेशन देते हैं, एच वेक्टर। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ एच वेक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, ये आपके पास होगा यहाँ पर 10a वेक्टर प्लस में होगा आपके पास यहाँ पर 10b बी वेक्टर प्लस में आपके पास होता है यहाँ पर 10c, फिर आपके पास होता है मल्टीप्लाई में c वेक्टर अपॉन में यहाँ पर होता है आपके पास 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10c। क्लियर है। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑर्थो सेंटर होता है। एक पॉइंट और यहाँ पर जो है वो आप नोट कर लीजिए, वो आपके पास होते हैं एक्स सेंटर। एक्स सेंटर हम किस तरीके से निकालते हैं ये आपको नोट करना है। तो जो एक्स सेंटर होता है इसको हम यहाँ पर जो है ये आपका I1, ठीक है, I1 से नाम दे दीजिए। I1 वेक्टर जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक्स सेंटर जो है वो आपके पास I1 वेक्टर, I2 वेक्टर और I3 वेक्टर से हम इसको नोटेशन देते हैं। तो यहाँ पर I1 वेक्टर जब हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर इन सेंटर निकाला है, जो इन सेंटर निकाला है यहाँ पर जब हम I1 वेक्टर निकालेंगे तो ये जो A है इसका साइन हम नेगेटिव कर देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पर I2 निकालेंगे तो हम B का साइन जो है वो नेगेटिव कर देंगे। I2 वेक्टर ये हमारे पास कैसे निकलेगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस में C वेक्टर अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा A माइनस B प्लस C। फिर जब हम यहाँ पर I3 निकालेंगे, I3 वेक्टर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर C का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस में B वेक्टर माइनस में C वेक्टर अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर A प्लस बी माइनस C। क्लियर है। तो ये आपके यहाँ पर एक्स सेंटर आ जाएंगे। तो ये स्पेशल पॉइंट्स थे जो कि आपको यहाँ पर नोट करने हैं। इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर है। और ये आपके पास होते क्या है, ये आपके जैसे यहाँ पर ये जो है ये आपका पोजिशन वेक्टर ऑफ, ये जो है वो आपका क्या होता है यहाँ पर, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड। ये जो है ये आपका यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर। यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सरकम सेंटर, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर करते हैं। और ये फिफ्थ पॉइंट जो है ये आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स सेंटर। ठीक है, तो ये जो है वो पोजीशन वेक्टर्स निकल के आते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें यहाँ पर आता है प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। तो जब हम यहाँ पर दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करते हैं, इसमें यहाँ पर दो टाइप आती है, एक हम यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं और एक हमारे यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट होती है ये आपके पास दूसरा नाम होता है इसका डॉट प्रोडक्ट। क्या होती है? ये डॉट प्रोडक्ट होती है। और जो आपके पास यहाँ पर जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये आपके पास यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होती है। क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट होती है ये आपकी डॉट प्रोडक्ट होती है और जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है ये आपकी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होती है। अभी पर जो है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपकी क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है और फिर हम उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पर आता है, पहला जो पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पर आता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने स्केलर वेक्टर लिख दिया, तो यहाँ पर ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर करेंगे। और डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो ये डॉट प्रोडक्ट है इसको हम यहाँ पर इसकी अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखाऊं तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरीके से नोटेशन देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड मल्टीप्लाई में चलता है इनटू में आपके पास यहाँ पर कोस थीटा होता है, वेयर जहां पर आपके पास थीटा की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक लेते हैं। ठीक है, जीरो से पाई तक जो है वो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू ले सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और कोस थीटा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। ये आपके पास दो प्रोडक्ट होती है जिसमें हम पहले यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट होती है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होती है यानी कि जो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है और ये जो अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगी ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करती हूँ तो ये आपका ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि आपके पास दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपकी ग्रेटर 0 होगी इफ थीटा इज एक्यूट। अगर थीटा आपका एक्यूट का मतलब क्या है 90 डिग्री से छोटा है तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगी। और थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस 0 आ रही है, लेस 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज। अगर थीटा आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। तो ये आपको नोट करना है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड लेस देन इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये आपका लेस देन इक्वल्स होता है ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और पॉजिटिव ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड के बीच में लाई करती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? देखिए फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास होती है, कहती है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के देन आपके पास यहाँ पर जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। कि जब अगर आपके पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन है तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 100% आपकी इक्वल्स टू 0 होगी। क्लियर है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर नोट करनी है कि अगर इनकी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट अगर आपको यहाँ पर 0 दे रखी है देन आपके पास यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन बनेगी कि आइदर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0। फर्स्ट कंडीशन तो ये बनेगी कि आपके पास या तो ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर 0 है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये बनेगी कि अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों नॉन जीरो वेक्टर है तो यहाँ पर जो है वो आपके पास
ए वेक्टर जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो आपके पास ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो दे रखी तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, या तो आपके पास ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा, आइदर की कंडीशन, आइदर और की कंडीशन रहेगी। सेकंड आपके पास यहाँ पर कंडीशन बन सकती है कि ये परपेंडिकुलर होंगे अगर दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो। क्लियर है, तो ये आपके पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, देखिए सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी आपको कहती है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल, कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स देन यहां पर भी आपके पास दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि जो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो आपके पास ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर के मोड के इक्वल होगी। ये इक्वल कब होगा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, मैंने सभी डेफिनेशन आपको बताई थी। लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जहां पर आपके पास दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। जब डायरेक्शन सेम होती है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होती है, जीरो होती है। जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पर लिख लीजिए आई ई। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो आपके पास यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस जीरो होगा, कोस जीरो 1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है, यहीं पर ही लिख देती हूँ। सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पर क्या बनती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो आपका नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होगा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स का मतलब क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, पाई होगी। ठीक है, थीटा क्या होगा, पाई होगा। तो थीटा पाई होगा तो कोस पाई माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मोड और बी वेक्टर मोड आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। और ये जो है वो आपका यहाँ पर फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद कर लेना है। ये आपका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो ये सेवंथ प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एट्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके पास यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप जब आप करते हो, यहाँ पर जब आप जे कैप डॉट जे कैप जब आप करते हो, यानी कि सेम के जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो और के कैप डॉट के कैप, तो आपके पास यहाँ पर सभी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आई की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो या जे की के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो या के की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास आंसर 0 आता है। क्लियर है, तो ये जो है वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है डॉट प्रोडक्ट में। उसके बाद यहाँ पर नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, नाइन्थ प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ए वेक्टर मैंने लिया, ए वेक्टर मेरे पास यहाँ पर है कि A1 आई कैप प्लस में B1 जे कैप प्लस में C1 के कैप, एंड मैंने यहाँ पर बी वेक्टर लिया दूसरा, जो कि मैंने यहाँ पर लिया A2 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में C2 के कैप। तो यहाँ पर अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर आई की जब जे के साथ करेंगे, आई की के साथ यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 A2, क्योंकि आई डॉट आई जो है वो आपका यहाँ पर 1 होगा तो इनके कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई होगी तो A1 A2 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर B1 B2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस में C1 C2 हो जाएगा। तो
अगर आपके पास इस तरीके से आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स की सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर 10th नंबर प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है। 10th नंबर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि अगर हमें यहाँ पर एंगल निकालना है कि एंगल यानी कि थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स A vector and B vector is given by तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आपको पता है यहाँ पर cos थीटा निकलेगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास फॉर्मूला था कि आपके पास A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या था, A वेक्टर का मोड इंटू B वेक्टर का मोड इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा क्या आ जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में आ जाएगा A वेक्टर का मोड और B वेक्टर का मोड। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने A वेक्टर लिया, यहाँ पर B वेक्टर लिया, तो अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पर A वेक्टर का मोड निकालूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, रूट ऑफ ये जो i j k कैप है, इनके यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो जाता है। तो A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर B वेक्टर का मोड निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकलेगा, A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर इनका मॉडुलस वैल्यू जो है यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर cos थीटा एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में A वेक्टर का मोड B वेक्टर का मोड। अभी हमने यहाँ पर अगर इस फॉर्मेट में हमें दे रखा तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपके पास A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया ये क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस में C1 C2 अपॉन में यहाँ पर A मैग्नीट्यूड क्या आया अपने पास, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस में A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपके पास एंगल जो है वो निकल जाता है दो वेक्टर्स के बीच में। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास 10th नंबर प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास 11th नंबर प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस में C वेक्टर है, तो यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपका लग जाता है। तो ये आपका इक्वल हो जाता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, ये आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर 12th नंबर प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई में है, जैसे कि अगर आपके पास इस तरीके से गिवन है कि अगर आपके पास K A वेक्टर डॉट अगर आपको B वेक्टर दे रखा हो, या फिर आपके पास A वेक्टर डॉट K B वेक्टर अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो, या फिर अगर आपके पास K A वेक्टर डॉट B वेक्टर आपको गिवन हो, तो ये सारी ही चीजें जो है वो आपकी इक्वल होती हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर 13th नंबर प्रॉपर्टी है। ये हमें क्या कहता है कि इफ अगर मान लीजिए आपके पास A वेक्टर डॉट B वेक्टर और इक्वल दे रखा हो आपको A वेक्टर डॉट C वेक्टर, अगर आपको ये इक्वल दे रखा हो तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए ये अगर आपको इक्वल दे रखा हो देन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर हमें ये दे रखा है तो हमारे पास ये क्या होगा कि मैं अगर इस साइड लेके आऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस हो जाएगा A वेक्टर डॉट C वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं A वेक्टर कॉमन लूं तो A वेक्टर डॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा, B वेक्टर माइनस में C वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपका इस साइड लेके आऊं तो यहाँ पर जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर 0 बना, तो इक्वल्स टू में 0 बना। यहाँ पर देखिए सही से लिख देते हैं, यहाँ पर जो है वो आपका इक्वल्स टू 0 बना, तो मेरे पास यहाँ पर ये इक्वल्स टू 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये एक वेक्टर है, ये भी आपका एक वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, देन आपके यहाँ पर कंडीशन बनेगी, फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन बनेगी कि आइदर आपके पास यहाँ पर या तो A वेक्टर जो है वो 0 होगा, और
और यहाँ पर b वेक्टर माइनस में c वेक्टर 0 होगा। अगर b वेक्टर माइनस c वेक्टर 0 होगा तो यहाँ से ये इंप्लाइज होगा कि जो b वेक्टर है वो c वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो आइदर या तो a वेक्टर 0 होगा या b वेक्टर माइनस c वेक्टर 0 होगा, तो यहाँ से कंडीशन बन जाएगी कि b वेक्टर जो है वो इक्वल होगा c वेक्टर के। और अगर आपके पास यहाँ पर ये दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो यहाँ पर जो है वो आपके पास और कंडीशन क्या बनेगी कि जो a वेक्टर है वो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा b वेक्टर माइनस c वेक्टर के। ठीक है, तो जो a वेक्टर है वो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा b वेक्टर माइनस c वेक्टर के। तो यहाँ पर तीन कंडीशन बनेगी जब आपको इस तरीके की कंडीशन दे रखी हो तो ये आपके एक प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 14th नंबर प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मोड का स्क्वायर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा आपके पास a वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस में b वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस में आपके पास होगा 2 इंटू में a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर 15th नंबर प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मोड का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा a वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस में b वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस में होगा 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर 16th नंबर प्रॉपर्टी होगी आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस में b वेक्टर के मोड का स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17th नंबर प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है। ये प्रॉपर्टी है आपकी कि a वेक्टर, ये जो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर एक इनइक्वालिटी होती है जिसका नाम है आपका, यहाँ पर होगी आप पास है कोसी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ये क्या कहती है देखिए, ये आपके पास है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो स्क्वायर होगा वो आपके पास लेस देन इक्वल होता है a वेक्टर के मोड का स्क्वायर और b वेक्टर के मोड का स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो लेस देन होता है इक्वल, लेस देन इक्वल का साइन है a वेक्टर के मोड का स्क्वायर और b वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ये आपके पास कोसी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी होती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18th नंबर प्रॉपर्टी, तो देखिए 18th नंबर प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ये है आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको यहाँ पर नोट करनी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मोड है वो लेस देन इक्वल होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर से। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। ये प्रॉपर्टी भी आपको नोट करनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपके पास 19th नंबर प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ये जो है वो आप थोड़ा सा याद रखने में आपको आसानी होगी कि अगर हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर समझते हैं डॉट प्रोडक्ट का तो वहां पर जो है वो आपके पास प्रोजेक्शन निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालना है कि projection of a vector on b vector, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। अगर हमें यहाँ पर a वेक्टर ऑन b वेक्टर यानी कि बाद में b वेक्टर आया है तो हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में यहाँ पर b वेक्टर का मॉडुलस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन में b वेक्टर आएगा, ऑन के बाद जो भी वेक्टर आएगा, जैसे यहाँ पर a वेक्टर ऑन b वेक्टर है तो ऊपर तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर निकालोगे तो ये आपके पास होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाद में a आया है तो यहाँ पर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद 20 नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास यहाँ पर होगी कि अगर आपको यहाँ पर वेक्टर प्रोजेक्शन निकालनी है, ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर,
तो यहाँ पर वेक्टर प्रोजेक्शन निकालनी है तो हमारे पास क्या होगा, वही सेम होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास होगा, फिर यहाँ पर बी वेक्टर होगा और ऑन में यहाँ पर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑन के बाद में जो होगा वही आपका नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर वेक्टर प्रोजेक्शन निकालनी है तो यहाँ पर एक बी वेक्टर आपका ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाता है और नीचे भी मल्टीप्लाई में होगा तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर याद रखनी है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, यहां से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको याद रखने हैं। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो यहां पर आपको नोट करना है, बाद में ए वेक्टर आया है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर टोटल 22 प्रॉपर्टीज थी जो कि आपकी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, तो ये आपको यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका यहाँ पर दूसरा नाम जो होता है वो आपके पास यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, आपके पास होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में आपके पास यहाँ पर एन कैप होता है, वेयर एन कैप जो है ये आपका यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ बोथ के साथ जो ये परपेंडिकुलर होता है, वेयर जहां पर आपके पास जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 और पाई तक होती है। ठीक है, हम 0 भी ले सकते हैं और पाई भी ले सकते हैं और बीच की वैल्यू भी होती है, तो थीटा जो है वो 0 और पाई यहां तक जो है वो हम थीटा की वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पर एज इट इज याद रखना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास जो एन कैप का अगर हम मोड करते हैं उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 होती है। ये मैंने आपको यूनिट वेक्टर की जब डेफिनेशन कराई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते हैं यूनिट वेक्टर का तो आपके पास वो क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो अभी देखिए हम यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो है वो हम प्रॉपर्टीज करेंगे, तो देखिए प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हम यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट की। तो प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पर नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर हम मोड निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, और यहाँ पर जो है वो आपके पास साइन थीटा होगा, क्योंकि एन कैप का जब हम यहाँ पर मोड करेंगे उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 हो जाएगी, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। एन कैप का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि आपके पास जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ये जो वैल्यू होती है वो 0 और मोड ऑफ ए वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के बीच में लाई करता है। क्लियर है। ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी होगी कि if a vector and b vectors are non-zero parallel vectors, कि अगर आपके पास a वेक्टर्स और b वेक्टर्स दोनों ही नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर्स हैं, देन आपके पास यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो आपकी इक्वल्स टू 0 होगी। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी ए वेक्टर और बी वेक्टर की वो 0 के इक्वल होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपके पास 0 है, देन आपके पास यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि आइदर यहाँ पर या तो ए वेक्टर 0 होगा या फिर आपके पास बी वेक्टर 0 होगा, तो आइदर ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, या तो ये दोनों आपके पास क्या होंगे, या तो ए वेक्टर 0 होगा या फिर आपके पास यहाँ पर बी वेक्टर 0 होगा, आइदर और की कंडीशन यहाँ पर चलेगी। सेकंड कंडीशन आपके यहाँ पर क्या बनेगी कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो सेकंड कंडीशन है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर non zero parallel vectors।
नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर्स, नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास जब लाइक वेक्टर्स होंगे और अनलाइक वेक्टर्स होंगे, ठीक है, आप यहाँ पर अलग से प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते हैं कि अगर आपके पास कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स, तो लाइक वेक्टर्स में क्या होता है, आपके पास डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक वेक्टर्स में क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर आपके पास लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स होंगे, देन आपके पास यहाँ पर लाइक वेक्टर्स में आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0 होगी, थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर अनलाइक वेक्टर्स होंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। दोनों ही कंडीशन में आपके पास साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि थीटा भी साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई जो है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो साइन 0 आपका क्या होता है, 0 होता है, और साइन पाई भी आपका क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू जो है वो दोनों ही कंडीशन में क्या आएगी, 0 आएगी। तो आपके पास यहाँ पर जो वेक्टर्स बनेंगे ये पैरेलल वेक्टर्स बनेंगे, यानी कि आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, या फिर आप ऐसे बोले कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो भी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये आपकी 6th नंबर प्रॉपर्टी है, जो कि आपके पास यहाँ पर जो है वो जो कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की, ये दोनों जो है वो आपके इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है, क्योंकि देखिए आपके पास जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा एन कैप बनेगा। ठीक है, और जब हम यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का मोड ए वेक्टर का मोड साइन थीटा एन कैप होगी। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर कम्यूटेटिव जो लॉ होता है वो आपका होल्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th नंबर प्रॉपर्टी, 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपका यहाँ पर होल्ड होता है। तो ये आपका यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपका यहाँ पर लग जाता है। उसका देखिए यहाँ पर 8th नंबर प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर हम यहाँ पर आई कैप क्रॉस आई कैप करें या फिर हम जे क्रॉस जे करें, यानी कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सेम के साथ के क्रॉस के करते हैं तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू ये क्या देते हैं, 0 देते हैं। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम आई की क्रॉस प्रोडक्ट अगर जे के साथ करते हैं तो वैल्यू आपके पास के कैप आएगी। ठीक है, क्या आएगी, के कैप आएगी। अगर हम यहाँ पर जे कैप की क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के साथ करते हैं तो वैल्यू आपके पास आई कैप आएगी। अगर हम यहाँ पर के कैप की क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पर आई कैप के साथ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो जे कैप आएगी। आपको याद कैसे रखना है, जैसे अगर हम यहाँ पर आई जे और के करते हैं तो आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि आई जे और के, आई जे के, यानी कि आई और जे की मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, जे और के की करेंगे तो आपके पास आई आ जाएगा, और जब हम यहाँ पर के की और आई की करेंगे तो जे आ जाएगा। आपके पास सीक्वेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो आपके पास जे कैप आएगा। ठीक है, उसके साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर अगर ऐसे कर देते हैं कि जे क्रॉस अगर हम आई करेंगे तो आपके पास माइनस के कैप आएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर इनको एक्सचेंज कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर माइनस आई कैप आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पर आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर माइनस जे कैप आ जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास सीक्वेंस जो है वो आई जे के की होनी चाहिए, सीक्वेंस जो है वो आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज आती है। अगर सीक्वेंस आपकी यहाँ पर जो है वो आगे पीछे हो जाएगी तो वहां पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू जो है ये देते हैं। क्लियर है, तो ये सभी प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये आपकी 8th नंबर प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो 9th प्रॉपर्टी है। 9th प्रॉपर्टी में क्या है कि हम यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास जो है वो ए वेक्टर जो है वो मेरे पास है यहाँ पर, कि मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ ए वन आई कैप प्लस में बी वन
B1 J कैप प्लस में C1 K कैप, ठीक है। और बी वेक्टर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रही हूँ कि A2 I कैप प्लस में B2 J कैप प्लस में C2 K कैप, ठीक है। देन अगर हमें यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है तो हम यहाँ पर किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर डिटर्मिनेट सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट रो होगी उसमें हम यहाँ पर I कैप, J कैप और K कैप यहाँ पर लिखेंगे। जो सेकंड रो होगी उसमें आपके पास जो A वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स है I J K के वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो A1 B1 C1। और सेकंड जो रो होगी उसमें हम यहाँ पर B वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे A2 B2 और C2। ये डिटर्मिनेट वैल्यू जब हम सोल्व कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10th नंबर प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको एंगल निकालना हो, यहाँ पर एंगल निकालना है, एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, आपके पास यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी और वो आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। क्लियर है, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो साइन थीटा निकल के आएगा। साइन थीटा की वैल्यू जो है ये आपके पास होती है ए क्रॉस बी वेक्टर। हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड आपको सोल्व करना आता ही है। यहाँ पर जो है वो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर B वेक्टर का निकालेंगे तो आपके पास A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर प्लस करके आपको अनरूट करना है, वो आपके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है। क्लियर है, तो एंगल हम यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11th नंबर प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, 11th नंबर प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर बोथ वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, कि अगर बोथ वेक्टर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, यूनिट वेक्टर अगर आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर्स अगर आपको दे रखे हैं, देन आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मोड होगा वो आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर अगर आपको यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं तो आपके पास यहाँ पर ए कैप का जो मोड होगा यहाँ पर जो फॉर्मूले में आएगा वो आपका 1 बन जाएगा और एन कैप जो आएगा उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा के इक्वल ये बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास 12th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 12th नंबर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे आपके पास जो वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर निकल के आता है आपके पास कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जो वेक्टर होता है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा रही हूँ, ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पर वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये आपका अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही हम इसको लिख सकते हैं, तो ये आपका जो है वो परपेंडिकुलर होता है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये भी आपका परपेंडिकुलर होता है। तो जो आपके पास एन कैप होता है जो कि आपका यहाँ पर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये भी आपका परपेंडिकुलर होता है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पास जो एन कैप की जो वैल्यू होती है, एन कैप की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में आपके पास होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो वैल्यू जो होती है ये आपके पास एन कैप की वैल्यू होती है और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एन कैप की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो है वो हम सोल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो एन कैप की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये एन कैप का जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ से हम एन कैप की वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए क्वेश्चन में तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट का अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब हम यहाँ पर सीखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, तो वहां पर आपके पास जो है वो क्या निकल के आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल के आता है। जैसे मैंने आपको लास्ट में जब हमने स्केलर प्रोडक्ट किया था यानी कि डॉट प्रोडक्ट किया था उसमें
उसमें मैंने आपको बताया जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालते हैं तो वहां पर प्रोजेक्शन आती है। तो याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि उसमें जो है वो हम प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रखते हैं, और वेक्टर में जब हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालते हैं तो यहाँ पर आपके पास एरिया आता है पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आपके पास होता है मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर उसका जब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो वो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14th नंबर जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो याद रखना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या होगा, इसका एरिया आपका निकलेगा 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल का एरिया होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब आपको पैरेललोग्राम में डायगोनल्स गिवन हो, ठीक है, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स, अगर आपको डायगोनल्स दे रखे हो तो हम यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए डायगोनल्स जो है वो आपके पास यहाँ पर d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर है, तो आपके पास यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर एरिया जो है वो निकल जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले जो है वो आपके यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो आपके होते हैं। आपके टोटल यहाँ पर 15 जो है वो फॉर्मूले हो जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन भी जो है वो आपके बन सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि ट्रू फॉल्स में भी जो है वो प्रॉपर्टी देकर जो है वो आपसे पूछ ली जाती है कि कौन सी प्रॉपर्टी यानी कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पर करना है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास है ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट में जो है वो हम यहाँ पर दो टाइप की जो है वो प्रोडक्ट सीखेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट में भी हम यहाँ पर दो टाइप की प्रोडक्ट सीखेंगे। एक आपके पास होगी यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और सेकंड होगी आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट आपके पास होगी यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद आपके पास आएगी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखेंगे और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट में दो टाइप आते हैं, एक आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और एक आपका यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फर्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है वो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही बताऊंगी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखें, या फिर आप जो है वो इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ये जो है वो आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर तीन वेक्टर गिवन होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। यहाँ पर आप किन्हीं भी दो की पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसकी आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तीसरे वेक्टर के साथ, तो वो आपके यहाँ पर जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपका होल्ड होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही इस तरीके से लिख दी। और हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, डिनोटेड बाय, हम इसको इस तरीके से भी जो है वो डिनोट करते हैं। हम यहाँ पर जो है वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस तरीके से जो है वो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप सोल्व कैसे करते हो ये आप यहाँ पर सीख लीजिए। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास जो है वो, मैं यहाँ पर जो है वो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ही बता रही हूँ कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालते कैसे हैं। मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर आपको गिवन है, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रही हूँ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी वेक्टर हमें गिवन है कि B1 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर सी वेक्टर दे रखा है कि C1 आई कैप प्लस में C2 जे कैप प्लस में यहाँ पर दे रखा है C3 के कैप। अगर हमें इस तरीके से जो है वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखा है और हमें यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हमें यहाँ पर निकालनी है तो हम यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो सोल्व करनी है। पहली रो में हम यहाँ पर ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या है, A1,
A2 A3 और फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट सेकंड रो में लिखेंगे तो B1 B2 B3 और फिर हम यहाँ पर सी वेक्टर के जो कोफिशिएंट है वो थर्ड रो में लिखेंगे C1 C2 C3। ये डिटरमिनेंट वैल्यू जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका एज ए प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं या फिर एज ए फॉर्मूला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास आती है प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो है वो प्रॉपर्टीज है जो कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करो, या फिर आप यहाँ पर जो है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करो। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपका यहाँ पर होल्ड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है और अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते हो बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखते हो कि सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी कि सीक्वेंस जो है वो आपकी टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर ए बी सी है, बी के बाद सी ही आना चाहिए, सी के बाद फिर ए आ जाना चाहिए, यानी कि साइकिल जो है वो आपका सेम होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, सी के बाद ए के बाद बी। तो ये जो है वो सभी आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर आ गया, या फिर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर इस तरीके से है कि ए बी वेक्टर है, यानी कि दो अगर सेम आ जाए। ठीक है, जैसे बी वेक्टर आया, यहाँ पर ए वेक्टर आया, या फिर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से है कि सी वेक्टर ए वेक्टर, तो आपके पास यहाँ पर अगर दो वेक्टर सेम आ जाते तो उनकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। क्लियर है? फोर्थ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपके पास आई कैप जे कैप के कैप है, सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, जैसे आई जे के हो गया, फिर आपके पास जो है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं जे कैप के कैप और फिर आई कैप, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि के कैप आई कैप और जे कैप। सीक्वेंस सेम होना चाहिए आई जे के का, सीक्वेंस जो है वो आपका सही होना चाहिए आई जे और के का, आई कैप जे कैप के कैप फिर जे के आई या फिर के आई जे। ठीक है, ये आपका आई होता है, ये आपका यहाँ पर जे है। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती है, 1 होती है। सीक्वेंस होना चाहिए आपका, साइकिल में ये होना चाहिए, सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। जैसे आई जे के का सीक्वेंस है तो ये आपका सेम होना चाहिए, आई के बाद जे ही होना चाहिए, जे के बाद के ही होना चाहिए, जैसे जे के बाद के है, के बाद जो है वो आपका आई होना चाहिए, यहाँ पर के बाद आई है, आई के बाद आपका जे है, तो आई के बाद जे होना चाहिए, जे के बाद के होना चाहिए, के बाद आई होना चाहिए। ये सीक्वेंस अगर आपका है तो यहाँ पर जो है वो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होती है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कि अगर आपके पास 3 वेक्टर जो है वो क्या है, कोप्लेनर है, देन आपके पास इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर ये दे रखे हैं कि कोप्लेनर है तो वहां पर उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगी वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो है वो आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी और इन प्रॉपर्टी से जो है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ पर कोई क्वेश्चन के अंदर ये आपका यहाँ पर यूज भी हो सकता है। तो ये जो है वो प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है वो आपके पास आएगा यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पर हेडिंग डालिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो देखिए इसमें आपके पास होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपके पास जो है वो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख रखा है तो इसका मतलब ये आपके पास एक वेक्टर आएगा, ये आपके पास एक वेक्टर आएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये आपकी ए वेक्टर के तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जो वेक्टर आपको अकेला लिखा हुआ दे रखा है वो उसके तो वो परपेंडिकुलर होता है और जो बी वेक्टर और सी वेक्टर वाली जो प्लेन होती है उसके पैरेलल होता है।
ठीक है, तो ये जो है वो एक आपका कंप्लीट एक वेक्टर है। क्या है? कंप्लीट आपका ये एक वेक्टर है। ये जो वेक्टर है ये आपका परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के साथ, परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के साथ, और पैरेलल होगा प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, कि जिस प्लेन के अंदर बी वेक्टर और सी वेक्टर है उस प्लेन के ये जो वेक्टर है ये आपका क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे सोल्व करते हैं, हम इस तरीके से जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम सोल्व करते हैं। अब आपको पता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आपको बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन होगा, पहले हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, आई जे और के कैप में वैल्यू आ जाएगी, फिर अगेन हम ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि हम क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास ये जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका जो है वो ओपन कैसे होता है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमें यहाँ पर दे रखा है, तो ये ओपन कैसे होता है, ये आपका फॉर्मूले में ही आ जाता है कि जो ए वेक्टर के साथ जो आपका दूर वाला जो वेक्टर है, जैसे ये अकेला है ए वेक्टर, इस अकेले ए वेक्टर के साथ दूर वाला कौन सा हो गया? सी वेक्टर, तो इसके साथ यहाँ पर जो है वो क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट होगी। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और साथ में आपके पास जो बच गया वो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, फिर ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होगी बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और साथ में फिर आपके पास यहाँ पर सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका डॉट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर डॉट लगा दोगे तो वो आपकी एक मीनिंगलेस जो है वो एक क्वांटिटी हो जाएगी। आपको यहाँ पर मीनिंगफुल लिखना है तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर यहाँ पर बी वेक्टर आएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आपके पास सी वेक्टर होगा। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है वो एक फॉर्मूला ही है। इस तरीके से जो है वो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो यहाँ पर ये एक वेक्टर होता है। वेक्टर जो होता है ये पूरा एक वेक्टर बनता है। ये वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के, और बी वेक्टर और सी वेक्टर जिस प्लेन में लाई करेंगे उस प्लेन के ये क्या होता है? पैरेलल होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास यही जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने लास्ट में जो आपको कराया उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके रह गए। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है वो दिमाग में आए तो देखिए यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी कि अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर आपको यहाँ पर अगर इस तरीके से है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर अगर आपको इस तरीके से दे रखा है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, ये अगर हमें यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये किसके इक्वल होगा? ये 2 इंटू में आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th नंबर प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको दे रखा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर आपको दे रखा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, फिर आपको यहाँ पर दे रखा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये आपका इक्वल्स टू 0 होता है। ये दो प्रॉपर्टी और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो जैसे मैंने आपको लास्ट वेक्टर प्रोडक्ट में और स्केलर प्रोडक्ट में बताया कि जब हम उनका ज्योमेट्रिकल मीन समझते हैं, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब हम समझते हैं, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट का समझा तो वहां पर आपके पास प्रोजेक्शंस आती हैं। उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट का जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं तो वहां पर आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं तो वहां पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललो, पूरा ही लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है वो आपके पास यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकल के आता है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो, वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर 9th नंबर पे आपको याद रखना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे होगा? देखिए टेट्राहेड्रन आपका किस तरीके से बनता है, आपका यहाँ पर ये टेट्राहेड्रन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बनता है। ठीक है, इस तरीके का जो है वो आपका यहाँ पर होता है, ये ऊपर उठा हुआ होता है। यहाँ पर जब हम मिलाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर बनता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये जो है वो ए पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास मान लीजिए बी पॉइंट है, और ये मेरे पास सी पॉइंट है, और ये मेरे पास जो है वो डी पॉइंट है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अगर मैं यहाँ पर ए बी, इसको यहाँ पर ए वेक्टर नाम देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर बी वेक्टर नाम देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर सी वेक्टर नाम देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो आएगा वो मेरे पास आएगा 1/6। ठीक है, 1/6 होगा। फिर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ए बी वेक्टर हम कैसे सोल्व करेंगे, ए बी वेक्टर, फिर आपके पास यहाँ पर आएगा ए सी वेक्टर, और फिर आपके पास होगा यहाँ पर ए डी वेक्टर। जब हम यहाँ पर इन सबका यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाकर 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा। क्लियर है। एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखें, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर 10th नंबर पॉइंट है कि 10th ही है क्या, 10th नंबर पॉइंट है कि इफ A vector, B vector, C vector and D vector are position vector of A, B, C and D, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो आएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो आएगा वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर टेट्राहेड्रन किस तरीके से यहाँ पर बना था, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास जो है वो ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास ए पॉइंट है जिसका यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर बी वेक्टर है, ये सी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर सी वेक्टर है, और ये डी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर जो है वो डी वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो है वो हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/6। हमने फॉर्मूला क्या किया था, 1/6 हमने किया था ए बी वेक्टर, फिर हमने किया यहाँ पर ए सी वेक्टर, फिर हमारे पास क्या था, ए डी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइड्स होती हैं ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, इन पर हम इन वेक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं। और वेक्टर्स की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पर अगर हम ये वेक्टर निकालेंगे ए बी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ पर हम ए सी वेक्टर सोल्व करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1/6 यहाँ पर हो जाएगा आपके पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, ये मैंने आपको यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट समझा दिया था। और इसी के साथ जो है वो आपका यहाँ पर वेक्टर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। क्लास के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। जब आप टेलीग्राम पर ओमिका भार्गव सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो वो आप जरूर ज्वाइन करना, आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।